की अपनाने का प्रयास किया। तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं बोलना है, करीब 30-40 मिनट बोलने के लिए कहा गया है, तो मैं उसमें केवल कुछ सूत्र अपने जीवन के अनुभव से बताऊंगा। मुझे किताबी ज्ञान में बहुत रुचि नहीं है, मैं किताबें पढ़ता बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं वही बातें काम की मानता हूँ जो जीवन पे अप्लाई होती हैं। मैं उतनी ही बातें आपसे करना चाहता हूँ अपने पेरेंटिंग के अनुभवों से। दोनों, जो मेरे पेरेंट्स के अनुभव थे मेरी वजह से, और जो एज ए पेरेंट मेरे अनुभव हैं अपने बच्चों के साथ, उनके बेस पे कुछ बातें मैं आपसे संक्षेप में करके बात समाप्त करना चाहता हूं। और इससे पहले डिस्क्लेमर एक मैं देना चाहता हूं, मैं कोई बहुत अच्छा पेरेंट नहीं हूं, मैं एक सामान्य सा पेरेंट हूं। असल में क्या होता है कि जब आप न्यूक्लियर फैमिली में हों, मैं उस समय न्यूक्लियर फैमिली में था जब बच्चा हमारा हुआ। पहला बच्चा तो एक्सपेरिमेंट के लिए होता है। पेरेंट्स पहले बच्चे पर सारे प्रयोग करते हैं, ये करके देख लो, वो करके देख लो, ये नहीं चल रहा तो वो करके देख लो। दूसरा बच्चा ठीक निकल जाता है। तीसरा हो, आजकल तो कम ही होता है ऐसा कि 3 हो, लेकिन तीसरा बच्चा आमतौर पर बेस्ट बेनिफिट्स लेके पैदा होता है। मैं तीसरा बच्चा था, तो मुझे बहुत फायदा रहा। हमारे बड़े भाइयों की ज्यादा उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स हुए, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे पहले, तो हम उसके बेनिफिशियरी थे। हमारी पीढ़ी में हुआ क्या कि बच्चा आमतौर पे एक ही होता है, हमारा एक ही बच्चा है, मतलब एक बच्ची हमारे भाई साहब की हमारे साथ रहती है, लेकिन वैसे एक बच्चा है। जब एक ही बच्चा हो तो एक्सपेरिमेंट्स में ही खर्च हो जाता है बच्चा। और जिसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो आपसे नाराज क्यों नहीं होगा? वो तो सीधी सी बात है कि नाराज होगा आपसे। तो हमारा बच्चा भी हमसे खूब नाराज हुआ, कई बार नाराज हुआ। तो मैंने अपने पेरेंटिंग की कुछ विफलताओं के बाद ये पढ़ना, जानना, सीखना शुरू किया कि हमसे कहाँ गलतियां हुई और कहाँ काम ठीक रहे, वो भी कहाँ गलतियां हुई कहाँ ठीक रहे। और इस बेस पर मतलब एक बहुत सफल पेरेंट के रूप में नहीं, एक प्रयोगशील पेरेंट के रूप में जिसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट सफल हुए, कुछ विफल हुए। आप में से कईयों के बच्चे हमारे बच्चे से ज्यादा सफल होंगे, इसमें मुझे कोई चिंता भी नहीं है। पर यह है कि हाँ, मैंने उससे बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, वो थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूँ 3-4 पॉइंट के रूप में। मैंने सोचा कि मैं अपनी परंपरा के कुछ पेरेंट्स को स्टडी करूं कि कौन कौन पेरेंट्स हमारी परंपरा में, मिथक में, इतिहास में, धर्म में शामिल थे। मुझे एक चेहरा धृतराष्ट्र का दिखा, और मैंने बहुत सोच के पाया कि धृतराष्ट्र जैसा पेरेंट होना ठीक नहीं है। एक ऐसा बाप जो अपने बच्चे के दुष्ट होते जाने पर, आवारा होते जाने पर आंख बंद करके बैठ जाए। कहते हैं कि धृतराष्ट्र नहीं देख सकते थे, हो सकता है कि एक प्रतीक हो कि वो नहीं देखना चाहते थे, या आंख बंद करके रखते थे। एक ऐसा पेरेंट जो अपने बच्चों की हर करतूत में आंख बंद कर ले, मेरे हिसाब से पेरेंट को इतना उदार, इतना लचीला नहीं होना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं पेरेंट के तौर पर भारतीय परंपरा के कुछ और व्यक्ति को देख सकता हूं। तो मुझे दिखाई दिया एक पेरेंट, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप हमें से बहुत सारे हैं। हम ठान लेते हैं कि हमारा बच्चा यही करेगा, ये नहीं करेगा। बच्चे का स्वभाव कुछ और है, बच्चे का स्वधर्म कुछ और है। बच्चा पैदा हुआ है अभिनेता बनने के लिए, आप मार मार के उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप के जमाने में प्रहलाद के पास डॉक्टर और इंजीनियर के विकल्प नहीं थे, वहां विकल्प इतना था कि मैं विष्णु की भक्ति करूं या ना करूं। हिरण्यकश्यप ने पूरी ताकत लगाई कि मेरा बच्चा वो करे जो मैं चाहता हूं, न कि वो जो वो चाहता है। अंत में ईश्वर को अवतार लेना पड़ा, नरसिंह को अवतार लेना पड़ा, ताकि बच्चा अपनी मर्जी की जिंदगी जी सके। मेरे घर में तो ऐसा नहीं हुआ, ना मेरी पिछली पीढ़ी ने हमारे साथ किया, ना हमने अपने बच्चों के साथ किया। और मैं जानता हूं कि हमारे देश के पेरेंट्स में से कम 30-40% हिरण्यकश्यप हैं, जो अपने बच्चों को उनकी जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हिरण्यकश्यप मत बनिएगा, अच्छी बात नहीं है। एक राजा थे शुद्धोधन नाम के, उनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था रावण। राहुल को उन्होंने खूब पढ़ना लिखना सिखाया, उसने सीखा भी। धीरे धीरे उसकी रुचि अध्यात्म में होने लगी। और एक युद्ध के बाद
वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है, उस पर कईयों की असहमति है, कईयों की सहमति है। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस कहानी की बड़ी मौलिक नहीं व्याख्या की, जिसमें मैं भी नहीं जाऊंगा, वो लंबा प्रसंग हो जाएगा। ये राहुल वही है जिसको आज हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। राहुल जब पैदा हुआ तो ज्योतिषी ने बताया कि ये बच्चा या तो बनेगा चक्रवर्ती सम्राट, और या ये वैरागी होगा, विरक्त होगा, सन्यासी बनेगा। बाप राजा था, बाप का इकलौता बेटा था, और बाप को चिंता थी कि मेरे साम्राज्य का क्या होगा। बाप को चिंता ये नहीं थी कि मेरे बेटे का क्या होगा, साम्राज्य का क्या होगा। और बेटे ने एक समय के बाद 28 साल की उम्र में तय किया कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे इस दुनिया में, जो दुनिया लालच और लोभ पे टिकी है, उसमें नहीं रहना है। मुझे अपनी मूल समस्याओं से दूर होना है, और मूल समस्या है कि दुनिया में दुख क्यों है, और दुख की मूल वजह जाननी है, उसको दूर करना है। वो दूर करने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना ही होगा। बाप ने हर तरह की कोशिश की कि बेटा अपने रास्ते पर ना जा सके, जितना हो सकता था। उसने अपने मंत्री को, उदाई को लगा दिया समझाने के लिए कि समझाओ भाई। उसने अपने बेटे के लिए 3 महल बनवा दिए, इतना विलास दिया, इतने साधन दिए। 20 साल की उम्र के आसपास उसकी शादी संसार की सबसे रूपवती लड़की यशोधरा से करवा दी कि इसका मन इसी में रम जाए, बाहर ना ही निकले। इससे भी नहीं हुआ तो 50 अप्सराओं की ड्यूटी लगा दी कि उसके आसपास हमेशा रहे, ताकि उसका मन यहीं लगा रहे, भटके नहीं। 28 की उम्र में जब बेटे ने कहा कि पिताजी मैं जरा समाज को देखना चाहता हूं, तो अपने कर्मचारियों से कहा कि जब ये बाहर निकलेगा रथ पे, पूरे रास्ते में एक भी गरीब आदमी ना दिखे, एक भी बूढ़ा ना दिखे, एक भी मृत व्यक्ति ना दिखे, एक भी बीमार व्यक्ति ना दिखे। पर नियति थी कि वो 3 बार निकला, और तीनों बार, एक बार मुर्दा दिखा, एक बार बीमार दिखा, एक बार बूढ़ा दिखा। और उससे उसका संकल्प हुआ कि मुझे संन्यास लेना ही है। और एक दिन वो अपने पिताजी को बिना बताए, अपनी पत्नी को बिना बताए, अपने 1 साल के छोटे से बच्चे को, 1 साल भी शायद नहीं हुआ था उस समय, उसको छोड़कर, सॉरी गौतम का बेटा राहुल था, मैंने गलती से राहुल बोल दिया पहले, वो निकल गया। और उसके बाद वो महात्मा बुद्ध हुआ। और उसके निकलने के बाद भी पिता कोशिश करता रहा कि वापस आ जाए, अपने रास्ते पर ना चले। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपके घर में संयोग से महात्मा बुद्ध पैदा हुए हैं, उनको संसार का कल्याण करने दीजिए, क्योंकि परिवार के हित से बहुत बड़ा होता है संसार का हित। और हम सब चाहते हैं कि गौतम बुद्ध पड़ोस के घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा ना हो। और जब वो हमारे घर में होता है तो हमें लगता है कि ये तो हमारे कुल को नष्ट कर देगा, जबकि एक छोटे से कुल शुद्धोदन को कौन जानता था। शुद्धोदन जैसे कितने राजा आए, कितने चले गए, किसको पूछता है कोई? पूछते हैं तो महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोदन को, जिनकी वजह से वो आज तक अमर हुए। फिर मैं देखता हूं कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनका चरित्र कैकेयी जैसा होता है। कैकेयी बुरे अर्थ में नहीं, मैं कैकेयी खास अर्थ में कह रहा हूं। मैंने कुछ पिताओं को और ज्यादा माताओं को देखा है अपने बच्चे के हित में इस हद तक चले जाना कि चाहे समाज में अनर्थ हो जाए, पर मेरे बच्चे का हित सुनना चाहिए। आपका बच्चा जब समाज में निकलेगा, कहीं कहीं ऐसा होगा कि कंपटीशन होगा, कहीं कहीं वो हारेगा भी, लेकिन उसको हार से बचाने के लिए आप अपनी चोटी खोल लें, अपने सारे हथियारों का इस्तेमाल करने लग जाएं, ये भी अच्छी पेरेंटिंग नहीं है। थोड़ा सा जिंदगी के कष्ट, थोड़ा सा संघर्ष उसको करने देंगे तो ही चीजें उसके लिए बहुत बेहतर होंगी। और आजकल के जमाने में एक नई पेरेंटिंग मैंने देखी कुछ लोगों में। कुछ ऐसे पिता हैं, भाई उम्र हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़ती जा रही है। आजादी के समय 1947 में भारत की औसत आयु 32 साल थी। आज हमारी औसत आयु 71 साल है, और ये केवल पिछले 75 साल में हुआ कि औसत आयु 40 साल बढ़ गई है। 71 तो औसत है, गांवों में, शहरों के गरीब इलाकों में तो और कम उम्र है। इसलिए बड़े शहरों में, ठीक ठाक शहरों में मध्य वर्ग, उच्च वर्ग के लोग आमतौर पर आजकल 75, 80, 85, 90 साल जीते हैं।
और जब कोई इतना जीता है तो सीधी सी बात है कि उसके और उसकी अगली पीढ़ी के पास एक लंबा समय होता है साथ रहने का। पहले पीढ़ी संघर्ष नहीं होता था, क्योंकि जब तक छोटी पीढ़ी बड़ी होती थी, बड़ी पीढ़ी भगवान को प्यारी हो जाती थी। 30-32 साल 35 साल की औसत उम्र में पीढ़ी संघर्ष कैसे होगा? बच्चा 18-20 का हुआ, पिताजी चले गए, मां चली गई। आज बेटा है 70 साल का, पिता है 90 साल का, बेटे का बेटा है 45 साल का, उसका बेटा है 22 साल का, उसकी शादी होने वाली है। 3-3 4-4 पीढ़ियां एक साथ रहती है। और जैसे जैसे जीवन का विस्तार होता है, वैसे वैसे बड़ी पीढ़ियों के लिए और छोटी पीढ़ियों के लिए भी संघर्ष कुछ मात्रा बढ़ने लगता है। तो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हमारी परंपरा में हुए, ययाति नाम के। ये 5-6 नाम अपने दिमाग के सामने रखिएगा तो कभी गलतफहमियां नहीं होंगी। जहां बाप और बेटा एक ही प्रेम प्रसंग में युद्धरत या संघर्षरत पाए गए हैं। पश्चिम की दुनिया में ऐसे कुछ प्रसंग मिलते हैं। एक इडिपस नाम का बड़ा प्रसिद्ध चरित्र हुआ। ययाति हमारी परंपरा में ऐसा व्यक्ति था जिसकी उम्र बढ़ी, बच्चे हुए, और उसको बूढ़ा होने का मन नहीं करता था। उसका मन था कि मैं जिंदगी भर युवा ही रहूं, जवान ही रहूं। हद हो गई जब उसने अपने बेटे से उसका यौवन उधार मांग लिया। उसके कई बेटे थे, उनमें से एक पुरु था। पुरु पितृ भक्त था, पिता की भक्ति करने वाला, और उसने कहा कि पिताजी मैं आपके लिए जीवन दे सकता हूं, यौवन तो बहुत छोटी बात है। उसने अपने पिता को यौवन दे दिया और पिता जिंदगी भर उसके यौवन का भोग करते रहे। हालांकि अंतिम दौर में उसको वापस देके उनकी मृत्यु हुई। माता पिता होने का मतलब ये भी है कि हम अपने बच्चों की उम्र के साथ जो उनकी ख्वाहिशें हैं उनके बाधक ना बने, और हम उनके ऊपर उन चीजों का हक ना जताएं जिस पर ज्यादा हक उनकी उम्र का उनका बनता है। मुझे लगता है कि हमारी परंपरा में पेरेंटिंग का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है वो कुछ कुछ जनक जैसा है, राजा जनक जैसा, जिनकी पुत्री सीता जी थी। जनक वो व्यक्ति थे जो इस दुनिया में रह के भी दुनिया से डिटैच रहते थे। संसार में हूं, अपने राज्य का राजा हूं, लेकिन राजा होने के बावजूद विदेह, उनको विदेह कहने की परंपरा है कि देह में रहकर भी देह से परे रहना, अपने बच्चों के चरित्र का विकास करते हुए भी उन पर बहुत हावी न होना। कुछ कुछ राजा दशरथ, अगर केवल एक प्रसंग में छोड़ दूं राम को वनवास देने वाला, तो राजा दशरथ का जो पेरेंटिंग का स्टाइल था, मुझे लगता है कि हमारी परंपरा के लिए बहुत ही कीमती है। क्यों कीमती है? अगर आप राम की जिंदगी देखेंगे तो उस जिंदगी में जितनी स्ट्रगल है उतनी स्ट्रगल किसी की जिंदगी में नहीं है। मतलब जिन राम को हम भगवान मानते हैं उनकी जिंदगी में जितना संघर्ष है उतना संघर्ष किसी की जिंदगी में नहीं। अगर हमारे पास ऐसा संघर्ष आ जाए तो हम में से कितने लोग हथियार छोड़ देंगे, भरोसा नहीं इस बात का। बच्चा पैदा हुआ है, छोटा सा है, एक ऋषि ने कहा कि इसको लेके जाना है राक्षसों का विनाश करने के लिए, छोटे से बच्चे को, और बाप मना भी नहीं कर सकता है। राक्षसों का विनाश करके आए हैं, बाद में विवाह हुआ है, राजा बनने वाले हैं, और ठीक उसी समय वनवास की बात आ गई। 14 साल का वनवास। वनवास के दौरान पत्नी का अपहरण और सारे राक्षसों से युद्ध, और उसके बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा रावण से युद्ध, वो भी उसके इलाके में, अपने इलाके में नहीं, उसके इलाके में। एक ऐसी सेना जो वानरों और भल्लुकों से बनी है, ना कि अयोध्या की सेना उनके पास है। उसके बाद हमें लगा कि चलो अब कम से कम युद्ध जीत गए तो अब तो जिंदगी इनकी शानदार होगी। लेकिन उसके बाद जब वापस आते हैं तो अगर मैं रामचरितमानस छोड़ दूं, बाकी पहले की रामायण की बात करूं, वाल्मीकि रामायण की बात करूं, तो उसमें एक धोबी का आक्षेप होता है और उसके बाद उनको फिर अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ता है। राजा बनने के बाद भी अपनी पत्नी जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं उससे दूर रहना पड़ता है। और पत्नी भी कौन? जो गर्भवती पत्नी है। पत्नी वन में जाके बच्चों को जन्म देती है, और वो राजा, दुनिया का इतना बड़ा राजा, अपने बच्चों के स्नेह से वंचित है, प्रेम से वंचित है, वात्सल्य से वंचित है। बच्चे वन में रहते हैं, सीख रहे हैं, और बाद में संघर्ष की मुद्रा में पिता के सामने आते हैं, और ठीक उसी समय मां धरती में समा जाती है। ये कैसी जिंदगी है? किसी मुश्किल जिंदगी है।
इतनी मुश्किल जिंदगी को वही निभा सकता है जिसको बचपन से ही सहनशील होना, साहसी होना, धैर्यवान होना, विनम्र होना कूट कूट कर सिखाया गया। और इसलिए पेरेंट के सामने पहला सवाल, मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं, मुझे जैसे मेरा बेटा 19 साल का है, सोशल मीडिया पे कई झूठे मक्कार लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आईएएस बन गया है। मैं कभी नहीं कहूंगा, ना उसकी मां कहेगी, पूरे परिवार में कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि मेरे सामने एक बात एकदम क्लियर है जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है कि आपके बच्चे मेरे बच्चे से ज्यादा सफल हो, पर मुझे इसमें ईर्ष्या भी नहीं होगी। मुझे क्यों ईर्ष्या हो? मुझे सफल बच्चा चाहिए, मुझे खुश बच्चा चाहिए। सबसे पहली बात यह समझना है कि पेरेंटिंग का पर्पस क्या है। मेरा बच्चा सफल हो या मेरा बच्चा सुखी हो। आप कहेंगे कि दोनों नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? हो सकता है कि मेरा बच्चा सफल भी हो और सुखी भी हो, और अगर इनमें से एक ही हो पाए तो वो क्या हो? सुखी हो। और इसलिए अगर आप सफलता के पीछे अंधे होकर भाग रहे हैं, मैं केवल 2-3 एग्जाम्पल देकर बात समझाता हूँ, बात स्पष्ट हो जाएगी। मुझे बहुत पेरेंट्स मिलते हैं जिनका सपना है कि उनका बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने। ठीक है, वो समझ नहीं पाते पेरेंट्स की वो अपने जिंदगी में जो अधूरे सपने हैं अपने बच्चों के ऊपर लाद रहे हैं। जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करेगा। क्यों करेगा भाई? आपका नौकर है क्या? आपकी इच्छाएं क्यों पूरी करेगा? क्या वो इंसान नहीं है? अपनी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी करेगा? इसलिए जब जब आप कहते हैं कि मेरा बच्चा वो करेगा जो मैं नहीं कर पाया था, बुरा मत मानिएगा, आप हिरण्यकश्यप बन जाते हैं उसी समय। आपको बोलना है मेरा बच्चा वो करेगा जो वो चाहेगा, न कि वो जो मैं चाहूंगा। क्योंकि मेरा बच्चा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेरा बच्चा कोई उपकरण नहीं है, साधन नहीं है मेरी खुशियों का। मेरा बच्चा एक जीता जागता हाड़ मास का मनुष्य है, जिसकी अपनी खुशियां हैं, जिसका अपना जीवन है, जिसके अपने सपने हैं, जिसकी अपनी पूरी जिंदगी है। जब जब दुविधा हो, पहला सवाल पूछिए अपने आप से कि अगर बच्चे के सफल होने और बच्चे के खुश होने में कॉन्ट्राडिक्शन हो तो कैसा बच्चा चाहिए? एग्जाम्पल से समझना हो, मैं बिना नाम लिए एग्जाम्पल दूंगा। नाम लेने से किसी व्यक्ति की गरिमा का सवाल उठ सकता है। मैं एक ऐसे आईएएस अफसर को जानता हूं जिसने आज से 10 साल पहले रेल के नीचे आके आत्महत्या कर ली थी। आईएएस अफसर की बात कर रहा हूं, प्रॉपर आईएएस। अगर लोग आईएएस बनने से खुश होते तो ऐसी घटनाएं ना होती। मैं बहुत रईस लोगों को जानता हूं जो अंदर से एकदम खोखले हैं, पैसे के ढेर पे बैठे हैं, पैसे के महल पे बैठे हैं, अंदर से एकदम खोखले हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें खूब पैसा मिलता है। उनके पेरेंट्स का सपना था, उनको मार मार के डांट डांट के बना दिया इंजीनियर या डॉक्टर, जो उनको बनाना था बना दिया। नौकरी कर रहे हैं, रात दिन घुटते हैं, अपने पेरेंट्स का मन से सम्मान नहीं करते हैं, मन ही मन में कहते हैं कि इन पेरेंट्स से अच्छा था कहीं और पैदा होते, कम से कम इतनी गंदी जिंदगी ना जीनी पड़ती। मैं ऐसे आईपीएस को जानता हूं जिसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। ऐसे बहुत अधिकारी हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आईएएस आईपीएस बनना या बहुत सफल उद्यमी हो जाना यही जीवन का सहारा है, ऐसा नहीं। कल मैं अपने 1990 के बैच के, मैं स्कूल में 12 मतलब नर्सरी से 12वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, सिर्फ इस स्कूल में पढ़ा। आपने जो नाटक देखा, मेरी माँ इसी स्कूल में अध्यापिका थी और वो भी लगभग उस पूरे ड्यूरेशन में हमारे साथ थी, पूरे 12 साल वो भी स्कूल में टीचर थी। हम 3 भाई तीनों स्कूल से पढ़े हैं, तो हमारे लिए तो ये स्कूल भी पेरेंट जैसा ही है। मेरे तो पेरेंट भी स्कूल में थे, स्कूल भी यही था, तो मेरी तो पेरेंटिंग पूरी इसी स्कूल के प्रांगण से पूरी हुई। इस मैदान में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। फुटबॉल खेला हूँ, जिम्नास्टिक्स खेला हूँ, खूब डिबेट्स की हैं। बस इतना ही अंतर है कि स्टेज तब यहाँ नहीं था, स्टेज उस तरफ था, उतनी सी बात है। बाकी सारा का सारा मेरा तो जीवन यही से बना है। पर सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आईएएस आईपीएस और बहुत बड़े बड़े उद्यमी भी अंदर से टूटे हुए हैं, तो वो क्या चीज है जो पेरेंट को पेरेंट के रूप में और बच्चे को बच्चे के रूप में सफल और बेहतर बनाती है?
मैं केवल 2-3 बातें बता के अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। आज का समय पेरेंटिंग के इतिहास में सबसे मुश्किल समय है, ये बात हम सब महसूस भी करते हैं और ये सही बात भी है। क्यों सही बात है? हमारे पेरेंट्स को बहुत दिक्कतें थी कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन उनको ये चिंता नहीं थी कि वो फोन में क्या देख रहा है, वो डिजिटल मीडिया का शिकार ना हो जाए, वो डिजिटल अरेस्ट ना हो जाए, वो सेक्सटोर्शन का यानी इंटरनेट पर कोई व्यक्ति उसकी गंदी वीडियो क्लिप बना के उससे एक्सटोर्शन करे, उससे पैसा वसूल ले, उस पर दबाव डाले, एंजाइटी कर दे, ऐसा ना हो जाए। सोशल मीडिया से होने वाली एंजाइटी हमारे जमाने में नहीं थी, लेकिन आज है। एक वेब सीरीज कुछ दिन पहले आई है, इंग्लैंड की वेब सीरीज है एडोलसेंस, दुनिया की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज में से एक मानी गई है। और उसकी कहानी कुल मिला के इतनी है कि 13 साल का लड़का है और 13 साल का लड़का फेसबुक पे रहता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, दोस्त कमेंट्स करते हैं, स्माइली भेजते हैं। एक लड़की उसको पसंद है, उस लड़की ने एक ऐसे कमेंट पर जो उसके खिलाफ था उसको लाइक कर दिया है। ये 13 साल का बच्चा जिसके अंदर हार्मोन्स बहुत तेज चेंज हो रहे हैं, संभल नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। पेरेंट्स से बात नहीं कर सकता क्योंकि पेरेंट्स ने कभी ऐसा दोस्ती का हाथ बढ़ाया नहीं कि तुम मुझसे किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हो। अंदर ही अंदर घुटता रहा और अंत में जाके उस लड़की का मर्डर कर दिया। और जब घर पर पुलिस आई तब पेरेंट्स को पता लगा, और पेरेंट्स कह रहे हैं हमारा बच्चा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया के अधिकांश लोगों को ये गुमान है, ये गलत फहमी है कि हमारा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता। कल ही हमारी जो मीट हुई यहाँ पर 1990 के बैच की 50-60 हमारे दोस्त थे, उनमें से भी कुछ लोगों से बात चल रही थी, अपने बच्चों को लेकर बात कर रहे थे। अधिकांश का एक ही वाक्य, हमारा बच्चा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको अंदाजा नहीं है कि सोशल मीडिया ने आपके बच्चों को आपसे कितना दूर किया हुआ है। आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहां से कहां निकल गए हैं। इसलिए आज के दौर के पेरेंट्स को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आज के दौर की दूसरी बड़ी दिक्कत क्या है कि जैसे जैसे पेरेंट्स की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे बच्चों और पेरेंट्स के बीच में मिलने वाला समय बढ़ता जा रहा है, और बच्चे जिस गति से बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं? तकनीक जिस स्पीड से बदलती है उसी स्पीड से विचार बदलते हैं समाज के। 2 पीढ़ियों में संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि पिछले 25-30 साल में समाज के विचार बदल गए। हमारे विचार अलग थे, बच्चों के जमाने में विचार थोड़े चेंज हो गए, थोड़ा चेंज होता था, थोड़ा स्ट्रगल होता था, संघर्ष होता था। पिछले 25 साल में हमारे इतिहास में जितना बदलाव हुआ है वो पहले के समाज से तुलना करें तो कम से कम 500 साल के बराबर हुआ है। इसलिए आप में और आपके बच्चों की मानसिक आयु में 500 साल का अंतर है, 25 साल का अंतर नहीं है। और 500 साल के अंतर पर रहने वाले 2 व्यक्ति आपस में जब बात करते हैं उनका झगड़ा होना बहुत लाजमी होता है। आप परेशान हैं कि बच्चे छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाते हैं उससे। आप परेशान हैं कि बच्चों को बोलते हैं सुबह जल्दी उठो, उठते नहीं है। इसमें उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है, मेरी गलती है, क्योंकि हम लेटेस्ट स्टडीज नहीं करते हैं, न्यूरो साइंस की रिसर्च नहीं पढ़ते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि न्यूरो साइंस ने पिछले कुछ समय में 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च की है। जैसे अगर आपको ठीक लगे तो किताब नेट पे लेके पढ़िएगा, उसका नाम है व्हाई वी स्लीप। किताब का नाम है, दुनिया की सबसे अच्छी किताब है स्लीप साइंस के बारे में, नींद के विज्ञान के बारे में। नींद बहुत जरूरी वस्तु हम सब जानते हैं, नींद अगर ना हो तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हम सब जानते हैं। मैथ्यू वॉकर नाम के एक साइंटिस्ट हैं जो जिंदगी भर स्लीप पर ही काम करते रहे, न्यूरो साइंस के बड़े विद्वान हैं, और किताब लिखी है व्हाई वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं। 15-16 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर बच्चों के बारे में है। और वो साइंटिस्ट क्या बता रहा है कि जैसे ही बच्चा टीनेज में आता है उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसकी स्लीप साइकिल चेंज होती है और बच्चे स्वाभाविक तौर पर ज्यादा देर में सोना पसंद करते हैं। देर में सोते हैं तो उठना भी देर में पसंद करते हैं। ये प्राकृतिक है, बायोलॉजिकल है। और उसने अमेरिका की सरकार को और अमेरिका के राज्यों की सरकारों को ये निवेदन किया कि टीन एज के स्कूल या उसके बाद के स्कूल का टाइम चेंज कर दीजिए, सुबह 6 बजे मत बुलाइए। अमेरिका के स्कूल सुबह बहुत जल्दी शुरू होते हैं, बहुत जल्दी। 6 बजे मत बुलाइए, आप उन बच्चों के स्लीप साइकिल के साथ अन्याय कर रहे हैं। लोगों ने मजाक बना दिया उसका। कुछ स्कूलों ने उसकी बात मान ली
और सुबह 7 बजे के बजाय उन बच्चों का स्कूल जो 7वीं 8वीं क्लास के बाद के बच्चे थे, कर दिया 9 बजे का, 8:55 का कर दिया। और जिन स्कूलों ने 9 बजे का टाइम किया, 1 साल बाद स्टडी में देखा गया कि उस स्कूल के बच्चे पढ़ने में बेहतर थे, व्यवहार में बेहतर थे, हर चीज में बेहतर साबित हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चों को समझे बिना उन पर बहुत सारी बातें थोप रहे हैं जो उनके जीव विज्ञान के खिलाफ है, उनकी बायोलॉजी के खिलाफ है। एक और रिसर्च हाल ही में, ये हम अपने घर में इस्तेमाल करके देखते हैं और अभी रिसर्च के रूप में सामने आ गई है। आप में से कई पेरेंट्स, स्पेशली मम्मी, ऐसा करती होंगी कि जैसे ही बच्चा स्कूल से निकला, आप उसको लेने गए, उसको बिठाया गाड़ी में, और बच्चा घुसा नहीं कि सवालों की बौछार कर दी उसके ऊपर। क्या हुआ? होमवर्क किया था तुमने? कुछ कहा टीचर ने तुझे? तेरे कितने नंबर आए? वो सब शुरू। और आप पाएंगे कि अक्सर आपका बच्चा आपको झिड़क के बात करता होगा, नाराज हो जाता होगा, स्पेशली बेटा है तो थोड़ा ज्यादा करता होगा। और आप दुनिया भर में गीत गाते होंगे कि हमारे तो संतान ही खराब निकल गई जी, क्या करें, हम तो बहुत अच्छी मम्मी हैं, हम तो बहुत अच्छे पापा हैं। पूछा ही तो कि भैया क्लास में क्या हुआ, पूछा ही तो कि भैया पेपर में कितने नंबर आए, इसमें ऐसा क्या हुआ? और न्यूरो साइंस की रिसर्च क्या बता रही है कि बच्चे ही नहीं, बड़े भी, जब आपके घर में कोई व्यक्ति ऑफिस से घर आए, बाहर से आए घर में, और बच्चा स्कूल से घर आए, 15 मिनट तक कुछ नहीं पूछना है उससे, एक भी सवाल नहीं पूछना है। किसी भी व्यक्ति को नए वातावरण में ढलने में कम से कम 13 से 15 मिनट लगते हैं, ये न्यूरो साइंस की रिसर्च है। और यदि आपने उन 13 से 15 मिनट में कोई सवाल पूछा तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी विद्रोह करती है, उसको लगता है कि ये मेरी स्वतंत्रता पे आघात कर रहा है, और उसके बाद अगर कुछ समझाने का प्रयास करेंगे तो बिदक जाएगा, खराब तरीके से बात करेगा। इसलिए पेरेंट की जिम्मेदारी है कि इस बायोलॉजी को समझें, और जब बच्चा घर आए, स्कूल से निकले, 15 मिनट तक कोई सवाल पूछना ही नहीं। और सवाल तब पूछना है जब बच्चा खुद उस मुद्रा में आए कि मम्मी बताओ आज क्या हुआ, तब पूछना है। उसके पहले बात ही नहीं करनी है, उसके पहले केवल प्यार भरी बातें, अरे वाह बेटा कितना सुंदर लग रहा है, चल चल चलते घर चलते हैं, बस ये सब कुछ नहीं। और वो भी कोशिश करने की कमी करें, वरना बच्चा समझ जाता है कि ज्यादा कुछ होने वाला है, इसलिए ज्यादा बातें ऐसी नहीं। चुपचाप आराम से प्यार मोहब्बत से घर लेके आ जाइए, बात खत्म कीजिए, बच्चे बहुत समझदार है। तीसरी गलत फहमी जो हम सबको है कि बच्चे गधे होते हैं और हम हैं हंस, हम समझाएंगे बच्चों को। न्यूरो साइंस की तीसरी रिसर्च बता रहा हूं, उसके बाद बात समाप्त करूंगा। इंटेलिजेंस एक पैमाना है जिससे पता लगता है कि कोई बच्चा किसी समस्या को सुलझाने में, कोई डिसीजन लेने में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना योग्य है। दुनिया भर में एक ही पैमाना है, आईक्यू बोलते हैं उसको, इंटेलिजेंस कोशिएंट। इंटेलिजेंस पे पिछले करीब 120 साल से बहुत स्टडीज चल रही हैं। 1907 के आसपास पहली बार वो एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा इंटेलिजेंस का, फिर आईक्यू का कॉन्सेप्ट उसी के आसपास आ गया। उसके बाद से लगातार रिसर्च चल रही है, तरह तरह की रिसर्च। उन सारी रिसर्चेज में से एक रिसर्च मैं आपको केवल बताना चाह रहा हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ये है, इंटेलिजेंस दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड क्या होती है? फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि अभी बच्चे का दिमाग पूरा बंधा नहीं है, फिक्स नहीं हुआ है। फ्लूइड का मतलब है तरल, लिक्विड, कि उसके सारे के सारे जो न्यूरोपाथ्स हैं बिखरे बिखरे हैं, यहां से कुछ कनेक्ट हो जाएगा, वहां से कुछ कनेक्ट हो जाएगा, जिसको हम सामान्य भाषा में क्रिएटिविटी कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं, क्रिएटिविटी। किसी भी मुद्दे का नया समाधान निकालना हो, किसी भी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, आपको आश्चर्य होगा जिस उम्र में बच्चा उस इंटेलिजेंस के चरम पे होता है, चरम पे, पूरी जिंदगी की बात करूं 100 साल, पूरे 100 साल के जीवन में किसी नई समस्या का समाधान निकालना या किसी समस्या का नया समाधान निकालना हो, तो हम अपने बौद्धिक चरम पे होते हैं 16 साल की उम्र में, 16। इसलिए 16 साल के बच्चे को ये कहना कि तुझे कुछ नहीं आता है, इसका मतलब है कि पेरेंट को कुछ नहीं आता है। कोई प्रॉब्लम है, नया समाधान चाहिए, बच्चे को ले आइए, निकाल देगा, आप नहीं निकाल पाएंगे।
क्योंकि प्रकृति ने आपको ऐसा बनाया ही नहीं है। मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी नहीं बनाया, किसी को नहीं बनाया। और अनुभव बढ़ते बढ़ते, किताबें पढ़ते पढ़ते जो चीज इकट्ठी होती जाती है, मजबूत होती जाती है, अनुभव से बनने वाली इंटेलिजेंस जो उम्र के साथ बढ़ती है, जो 30-40 की उम्र में चरम पे होती है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। जब आपको सर्जरी करवानी होगी, आप चाहेंगे ऐसे डॉक्टर से करवाऊं जिसने 10,000 सर्जरी की हो, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है। 10,000 सर्जरी करते करते उसको इतना अभ्यास है कि आंख बंद करके भी सही सर्जरी करेगा। और जब किसी बीमारी का नया इलाज निकलवाना हो तो 40 साल का आदमी नहीं निकाल पाएगा, वो 16 साल का व्यक्ति निकालेगा। और इसलिए अमेरिका में आप देखेंगे आजकल जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं टेक्नोलॉजी वाले, लगभग सारे के सारे करने वालों की उम्र कितनी है? 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, उस उम्र में शुरू करते हैं, जिस उम्र में हम ये सोचते ही नहीं कि बच्चे इस लायक होंगे। तो 3 रिसर्च के बेस पे 3 गलत फहमियां मैं दूर करना चाह रहा हूं। पहली गलत फहमी या पहली गलती ये कि 16 साल का बच्चा बेवकूफ होता नहीं होता, वो हम सबसे ज्यादा नया सोच सकता है, बेहतर सोच सकता है। दूसरा, जब भी बच्चा आपके घर पे आए, भूल कर भी उससे पहले 15 मिनट में कोई सवाल नहीं पूछना है। और किशोर होने के बाद बच्चे के ऊपर थोपना नहीं है। वो क्या करियर चुनेगा और आगे चल के किसको जीवन साथी के रूप में चुनेगा, थोपना नहीं। मैं जानता हूं कि आप थोपेंगे उसके बाद में, लेकिन थोपेंगे तो हो सकता है कि बहू या दामाद अपनी पसंद कर ले, उसकी पसंद का नहीं लाएंगे। और जिंदगी उसको गुजारनी है, आपको नहीं गुजारनी। आपने तो गुजार ली अपनी, उसकी मत खराब कर। हाँ, ये समझाना है कि ऐसे फैसले भावनाओं में बह के ना ले, सोच समझ के ले, समझदारी से ले, हेल्प करनी है, एज ए फ्रेंड बात करनी है, लेकिन तानाशाह बन के बात नहीं करनी। और अंतिम बात ये कि एक पेरेंट के तौर पर हमारी जिम्मेदारियां क्या है, अगर 2-4 जिम्मेदारियां संक्षेप में नोट करनी। हमारी पेरेंटिंग बहुत, कई मामलों में बहुत कमजोर पेरेंटिंग है। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैं अब दुनिया में काफी घूमता हूँ तो बाकी देशों के बच्चों से मिलता हूँ, उनके पेरेंट्स से मिलता हूँ, तो पेरेंटिंग के विभिन्न देशों के स्टाइल्स की तुलना करने की स्थिति में रहता हूँ। और मुझे लगता है कई मामलों में हम थोड़ा सा समझदार हो पाए। मैं भी कोशिश करता हूँ अपने स्तर पे, हम सब करें तो शायद भविष्य का समाज और बेहतर होगा। पहली बात, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी नजर में अच्छा पेरेंट वो है जिसका बच्चा सुखी है। सफल के साथ सुखी है तो अच्छी बात है, सफल उतना ना भी हो और सुखी है तो बेहतर बात है। मुझे सफल किंतु दुखी व्यक्ति नहीं चाहिए एक पेरेंट के तौर पर जिसको मैंने पाला पोसा है। मुझे सफलता थोड़ी कम चलेगी, मुझे दुखी, परेशान, बेचैन, जिंदगी से मतलब निराश बच्चा नहीं चाहिए। मेरी पहली कसौटी ये है। और जो चैलेंजेस हमारे सामने उनको देखते हुए मैं पेरेंटिंग में केवल 3-4 बातें ध्यान रखता हूँ, आप भी रख सके तो रखिए। नंबर 1, आपके बच्चे में सर्वाइवल स्किल्स हैं या नहीं। सबसे पहली बात ये, सर्वाइवल स्किल का मतलब है कि किसी संकट में पड़ा तो जिंदा रह पाएगा या नहीं। हमारे समाज में लड़कों में से 90% को किचन में चाय बनानी भी नहीं आती है। दुर्दशा का हाल है, दुर्दशा का हाल। किचन का काम तो लड़की ही करेगी। क्यों लड़की ही करेगी भाई? कल को बेटा विदेश में जाएगा पढ़ने के लिए, किसी और शहर में जाएगा, खाना कौन बनाएगा उसका? खाएगा बाहर, मान लिया टिफिन लगवा लेगा, एक दिन टिफिन नहीं आएगा तो क्या होगा? अगर आपकी बेटी या बेटा जो भी है, अगर उसे बुनियादी स्किल्स नहीं आती है, अपना खाना नहीं बना सकता है, जैसे मैं खाना नहीं बना पाता हूँ, मेरा बेटा बनाता है, बढ़िया शानदार खाना बनाता है, बहुत बढ़िया खाना बनाता है। अगर बेसिक सर्वाइवल स्किल नहीं है, उसे ड्राइविंग नहीं आती है, साइकिल चलाना नहीं आती है, इस संकट में बचना नहीं आता है, भीड़ का सामना करना नहीं आता है, कल को गुम हो गया तो रास्ता निकाल के वापस घर पहुंचना नहीं आता है, रास्ते में 3 लोगों ने परेशान कर दिया बेटी को, बेटी उससे डर गई, न कि सामना कर पाई, सामना करना नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि बुनियादी स्तर पर पेरेंटिंग में कमी है। तो पहली चीज है सर्वाइवल स्किल्स। किसी भी अच्छे बुरे समय में बच्चा खुद को जीवित रख सके, खुद को संभाल सके। और ये ध्यान रखिए, मैं कल जब यहाँ मेरा भिवानी के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लगभग सबके घर से कोई ना कोई बच्चा, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई किसी और देश में, कोई, लेकिन आपसे ठीक से बात नहीं करता है।
और एक दिन फोन करके बोलते हैं कि पापा मैंने कल शादी कर ली है, मिलना चाहो बहू से तो आ जाना। और आप मिलने गए और आपने बहू को आशीर्वाद देना चाहा तो कह रहे पापा नहीं यहाँ ये नहीं होता, हाथ मिलाओ बहू से, ये आपको ठीक से पता नहीं है कैसे दुनिया चल रही है। ऐसी औलाद होने से बढ़िया औलाद ना हो। सबसे पहले संस्कार देने हैं कि उसको ये पता रहे कि तमीज क्या होती है, पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स का सम्मान क्या होता है, टीचर का सम्मान क्या होता है, समाज में हमारी भागीदारी क्या होती है, भूमिका क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए। और पेरेंट्स के तौर पे ये भी समझना है कि जब हम वैल्यूज देते हैं तो कई बार वैल्यूज ऐसी देते हैं जो नहीं देनी चाहिए। हमारे घरों में बेटे और बेटी में इतना अंतर है कि बेटी को बचपन से वैल्यू मिलती है कि बेटा घर से नहीं निकलना है, और बेटा तू तो खिलाड़ी है, जा इलाके में जा, अपनी दहशत फैला के आ जा। और बेटी पे हजार बंधन होंगे। इतना क्यों भेदभाव करना है? क्यों बेटे बेटी के मन में जाति का जहर घोलना है? क्यों उसको ये समझाना है कि मुसलमान गंदे होते हैं, ईसाई गंदे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं? क्यों ये सब करना है? कल को अमेरिका में जाएगा रहने के लिए, दिमाग में भरा हुआ कि ईसाई गंदे होते हैं, कैसे जिंदगी गुजारेगा उनके साथ? दूसरे धर्मों, दूसरी जातियों, दूसरे लिंग के प्रति नफरत पैदा करके आपने वैल्यूज दी हैं, तो आपका बच्चा गली मोहल्ले का नागरिक बन सकता है, ग्लोबल नागरिक नहीं बन सकता है। इसलिए कोई भी वैल्यू देते हुए ध्यान रखना है कि उसके मन में बिना बात के समुदायों के प्रति, देशों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति नफरत ना पैदा हो। नफरती बच्चा नहीं होना चाहिए, थोड़ा संवेदनशील, सहिष्णु, समझदार बच्चा होना चाहिए। तीसरी बात है, और जब जब आपको लगे मेरा बच्चा उतना बुद्धिमान क्यों नहीं है, तो ध्यान रखना है बुद्धिमान न होने की जिम्मेदारी आपकी है, उसकी नहीं। मनोविज्ञान के, न्यूरो साइंस के स्पष्ट निष्कर्ष हैं कि हमारा आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशिएंट, बौद्धिक गुणांक, मेरा आईक्यू उतना ही हो सकता है जितना मुझे जेनेटिक स्ट्रक्चर से मिला है। मेरे माता पिता, उनके माता पिता, पिछली कई पीढ़ियां, उनसे तय होता है कि मेरा आईक्यू कितना होगा, रेंज होती है। अगर मेरी रेंज 100 से 120 की है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं 120 के आगे नहीं जा सकता। मैं कितना भी गंदा तरीके से पढ़ाई लिखाई करूं 100 के नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी रेंज जेनेटिकली फिक्स है। जब जब लगे कि हमारा बच्चा कम बुद्धिमान है, उसको नहीं कोसना है, खुद को कोसना है। गनीमत यह है कि आज की दुनिया में सफलता का संबंध आईक्यू से कम है, इमोशनल इंटेलिजेंस से ज्यादा है, परसीवियरेंस से ज्यादा है। परसीवियरेंस का मतलब है लंबे समय तक मेहनत करने का धैर्य जो बच्चे में है। आपका बच्चा सफल हो ही जाएगा, एक केवल क्वालिटी कहते हैं होनी चाहिए, एक उद्देश्य बांध ले मन में। अभी बांधे, अभी तो बहुत छोटे बच्चे हैं, है ना। आप 10वीं 12वीं तक के बच्चे अगर ना बता पाए कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, टेंशन मत लीजिए। आपकी गली मोहल्ले में दूसरे घर का बच्चा बोल रहा है 6वीं क्लास में मैं तो IAS बनूंगा, और आपका बच्चा 9वीं बोल रहा है पता नहीं क्या बनूंगा, आपको लगता है ले कैसी औलाद पैदा हो गई हमारे, दो थप्पड़ मारे उसी बात। 9वीं 10वीं क्लास 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक कहाँ बच्चों को पता होता क्या बनेंगे? पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। और 4वीं 5वीं का बच्चा जब भी बोले कि मैं ये बनूंगा, दरअसल वो नहीं बोल रहा है, उसके मुंह से उसके माँ बाप बुलवा रहे हैं या उसका परिवार बुलवा रहा है, वो नहीं बोल रहा है। उसको तो पता भी नहीं है इतनी सी उम्र में क्यों क्या बनना चाहता है, नहीं पता। 15 की उम्र में, 16 की उम्र में, 18, 20 की उम्र में, 22 की उम्र में जब भी उसको रियलाइज हो जाएगा कि मुझे ये बनना है। एक मान्यता है आजकल की दुनिया में, आप किसी भी चीज को 3 साल दे दीजिए, 1000 दिन के आसपास, 1000 दिन का फॉर्मूला है। दुनिया में कुछ भी करना हो, 3 साल पूरे मनोयोग से उस पर लगा दीजिए, आप कर लेंगे। 4वीं क्लास में किया या 12वीं क्लास के बाद किया या ग्रेजुएशन के बाद किया, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपना जानता हूं, ग्रेजुएशन खत्म होने तक मैं एकदम घोर नॉन सीरियस व्यक्ति रहा हूं। मैंने कभी किसी किताब को हाथ तक नहीं लगाया, केवल एग्जाम पास करने को छोड़ के। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद पढ़ना शुरू किया 19.5 की उम्र में, और 22 की उम्र में पहले अटेम्प्ट में IAS की परीक्षा में पास हुआ था। केवल 2 साल लगते हैं, इतना ही खेल है, इससे ज्यादा खेल है ही नहीं। दुनिया भर के लोग बेकार बात करते हैं कि बचपन से पढ़ोगे तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है। 2 साल की बात होती है। जब जिंदगी में सीरियस हो गए 2 साल हो जाइए, काम हो जाता है। और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, बकवास बात है।
पढ़ाई लिखाई 25-30% रहे जीवन में, 70% एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, खेलना कूदना, मंच पे रहना, टीम बिल्डिंग करना, स्पोर्ट्स करना, तो कायदे की परवरिश होती है। और यदि आपका बच्चा 25-30% से ज्यादा किताबों में घुसा हुआ है, किताबी कीड़ा है, एआई की दुनिया में आज से 10 साल बाद किताबी कीड़ों को पूछेगा भी नहीं। अगर आपका बच्चा बहुत पढ़ाकू है, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, मैक्सिमम 10 साल, हालांकि हो चुका है, मैं फिर भी 10 साल का टाइम बता रहा हूं, 10 साल बाद किसी किताबी कीड़े की इस दुनिया में कोई सम्मानपूर्वक जगह नहीं बचने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर मामले में पढ़ाकू व्यक्ति को हरा चुकी है। 10 साल बाद ऐसी डिवाइसेस हर घर में होंगी कि हराएगी हर घर में। वही बच्चे चलेंगे जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर है, दुनिया को समझते हैं, समाज को समझते हैं और समस्याएं सॉल्व कर लेते हैं, स्मार्टनेस है, लंबे समय तक कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए पेशेंस है, परसिवियरेंस है। अगर ये वैल्यूज हमें डेवलप कर ली तो बात बनेगी। एक आखिरी सेंटेंस ये है कि पेरेंट्स को जिस चीज पर ध्यान देना है, दरअसल वो बच्चे नहीं है, बाकी पेरेंट्स के साथ अपना कंपटीशन है। पेरेंट्स को दिक्कत बच्चों से नहीं होती है। अगर मेरे बच्चे के मान लीजिए 60% नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि पड़ोस के गुप्ता जी के बच्चे के 90% आ गए और गुप्ता जी की पत्नी ने मेरी पत्नी को सुना दिया है कि मेरे बेटे के 90%, तेरे बेटे के 60%। अब ये माँ टेंशन में है। माँ ने बाप को बताया, वो भी टेंशन में है। बच्चे की वजह से नहीं है, पड़ोसी की वजह से। हमारा बच्चा उनके बच्चों से पीछे कैसे रहेगा? दुनिया के अधिकांश बच्चे इसलिए पिटते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स का दूसरे बच्चे के पेरेंट्स से कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा पेरेंट वो है जो दूसरे पेरेंट्स की जली कटी सुनकर भी अपने बच्चे का गुस्सा नहीं निकालता और कहना ही हो तो समझा के कहता है। जब गुप्ता जी फोन करे, गुप्ता जी केवल कहने के लिए कह रहा हूं, गुप्ता जी नाराज ना हो, शर्मा जी भी हो सकते हैं, चौधरी साहब भी हो सकते हैं। जब अगली बार गुप्ता जी फोन करे, मेरे बेटे के 90%, तेरे के 60, कहना हम तो 60 में खुश है भाई, तू रहे 90, 95 रख ले, हम 60 में खुश है, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा बच्चा नंबर 60 लाता है, बाकी मामलों में बहुत अच्छा है, हम इसी में खुश हैं। और हमें तेरे बच्चे से अच्छे बच्चे करने ही नहीं अपने। हमारा बच्चा खुश है, इतना ही काफी है। तेरे बच्चे से अच्छा बना के मैं क्या करूंगा? मेरा बच्चा अपने में खुश है। क्यों रात दिन प्रतिस्पर्धा करनी है? क्यों रात दिन किसी को हराना ही हराना है? ये हराने हारने के चक्कर में पेरेंट्स लहूलुहान होते रहते हैं और इस चक्कर में बच्चे बेचारे बलि के बकरे होते रहते हैं। इसलिए मैं खुद भी बहुत जूझा उन चीजों से, आप भी जूझते ही होंगे। कोशिश जहां तक हो सके अपनी कुंठाएं, अपनी प्रतिस्पर्धाएं अपने बच्चों के ऊपर थोपने से बचना चाहिए, ताकि बच्चे आपके दोस्त बने। सबसे अच्छा पेरेंट वो है जिसके साथ बच्चा अपने किसी भी क्राइसिस को डिस्कस कर सके। जब भी कोई दुविधा हो, माँ को फोन करे, बाप को फोन करे कि पापा मुझे एक लड़की ने प्रपोजल दिया है, मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोलूं। और ये भरोसा हो कि बाप जूता नहीं मारेगा फेंक के, बाप प्यार से बात करेगा, समझाएगा, बुझाएगा और सही फैसला करने में मदद करेगा, न कि एक लड़ाकू तानाशाह के रूप में सामने आएगा। समय किसी माँ को देखते हुए मेरे ख्याल से अभी इतनी बात करेंगे। सारे विषय बहुत लंबे होते हैं, पर मुझे कहा गया था कि मैं इतना समय बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे स्कूल में आए और मैं तो अपने पेरेंट्स के सामने इस स्कूल में बोलता था, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे पेरेंट्स सामने बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद।